मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी खबरें आज के डेट में आप देख रहे होंगे, उन खबरों में सबसे पहली बात होती है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होगा। अदाकारी अदाकारी जब जब से सियासत के हथियार भइल, मुखौटा वाला चेहरा के सगरे भरमार भइल। दिलीप जायसवाल, फिर उसके बाद संजय सरावगी। इसके पीछे का कारण क्या है? और जब-जब उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी शर्तें कमज़ोर पड़ रही हैं और सामने वाला उन पर दबाव बना रहा है, तो नीतीश कुमार अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लेते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में सबसे पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद आपने सम्राट चौधरी का भी बयान सुना होगा कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी ये कहते नजर आए हैं कि डबल डोज जो है वो बिहार को मिल चुका है। आखिर क्या है मामला कि एक ही बार में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी चुन लिया जाता है और दूसरी तरफ जो है बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। पिछले 5 बार से आपने देखा किस प्रकार से पिछड़े जाति के बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो है, चाहे आप राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष देख लीजिए या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, दोनों स्वर्ण जाति से हैं। आखिर भाजपा क्या कुछ करना चाहती है बिहार में? फिर से वही सवाल, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं या भाजपा अपना सीएम कैंडिडेट जो है वो बिहार में देना चाहती है? लेकिन नीतीश कुमार क्यों नीतीश कुमार कहे जाते हैं ये तो आप जानते ही हैं। अब बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, ये सवाल का जवाब बाबा से लेंगे। इसलिए आपके मन में भी चल रहा था ये सवाल कि क्या कुछ चल रहा है, एक ही दिन में सारा बदलाव देखने को मिल गया। क्या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या भाजपा अपना कोई नया चेहरा देने के फिराक में लगा हुआ है? बाबा, सबसे पहला सवाल, एक ही दिन में ये सब कुछ हो गया, मतलब सबसे पहले नितिन नवीन को लेकर, उसके जस्ट अगले दिन जो है संजय सरावगी का नाम आता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। यानी कि भाजपा अगर 24 घंटे में ये सारा बदलाव कर रही है तो आने वाला एक दिन ऐसा भी होगा कि नीतीश कुमार को चेंज करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी दे देगी। देखिए दीपक, इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितनी भी खबरें आज के डेट में आप देख रहे होंगे, उन खबरों में सबसे पहली बात होती है कि नीतीश कुमार के साथ क्या होगा। ये लंबे समय के बाद एक ऐसा अवसर आया है जहां नीतीश कुमार के बारे में बार-बार संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बार-बार नीतीश कुमार ही कटघरे में खड़े हैं और बार-बार ये कहा जा रहा है कि क्या होगा बिहार की सरकार का? क्या नीतीश कुमार से कुर्सी छीन ली जाएगी? ये बात उठने के पीछे का कारण क्या है? तो विपक्ष बाकी के मुद्दों में जितना भी फेल कर गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने खूंटा गाड़ दिया है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सीएम कुर्सी से उतार देगी। बिल्कुल। और हर जगह इसके पीछे मैं इस पूरे विश्लेषण को शुरू करने से पहले मैंने कुछ दिन पहले लिखा था 2 लाइन, कुछ पंक्तियां। हाँ, 2 मैं भोजपुरी में ही लिखा था, मैं तो भोजपुरी में ही लिखता हूँ अधिकतर, कि अदाकारी जब से सियासत के हथियार भइल। अदाकारी जब से सियासत के हथियार भइल, मुखौटा वाला चेहरा के सगरे भरमार भइल। सियासत जब भी आप नाम लेंगे ना, तो वहाँ आपको एक चेहरे पर कई नकाब, कई चेहरे, कई मुखौटे आपको देखने को मिलेंगे। नीतीश कुमार ने जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो वो कहीं गए हैं। ये सियासत का एक नया उदय है, एक नई नीति है। चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद मैत्री, लेकिन एक अलग जो नीति अपनाई गई है नीतीश कुमार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं, आप एक बात समझिएगा, नीतीश के नाम में भी नीति है और नितिन के नाम में भी नीति है, लेकिन इस बार दोनों के नाम में नीति है जी। और दो नीतियां जब आपस में टकराती हैं तो उसका नतीजा क्या होता है सबको पता है। टकराव हुई भी है, ये टकराव तो सर जग जाहिर है, मैं आगे की बात कर रहा हूं। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हम जिस बात की चर्चा करने आए हैं कि नितिन नवीन को केंद्रीय कोर टीम का मुखिया बनाना, यानी भाजपा का स्टीयरिंग जो है नितिन नवीन के हाथ में देना, और दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर में ही बिहार में अध्यक्ष बदल देना, और वो भी 5वीं बार एक ही वर्ग से देना, पिछड़े वर्ग से, और तीसरी बार वैसे वर्ग से ले आना। संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, फिर उसके बाद संजय सरावगी। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसको समझने के लिए
हमें 2-3 चीजों को ध्यान में रखना होगा। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपने हिसाब से इसको आगे लेकर बढ़ूंगा। एक सवाल, नीतीश कुमार की बात आपने कही तो जी। हमने सोचा कि नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि नीतीश कटघरे में हमेशा रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने साफ तौर पर भाई वीरेंद्र को ये कह दिया था कि 2 बार मौका दिए थे ना जी आपको। तो हमको लगता है बाबा कि नीतीश कुमार को ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि बीजेपी के साथ रहने पर मतलब बड़े भाई के रूप में बीजेपी है, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश के पास ही है। तो नीतीश मतलब पाला इधर से उधर बदलना नहीं चाहेंगे। ये बात नीतीश के संदर्भ में कहना बड़ा मुश्किल है। किसी और नेता के बारे में आप कहते तो मैं इस बात को मान जाता। मैं नीतीश कुमार को अगर कहूं तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार हमेशा से अपनी शर्तों की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और जब जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी शर्तें कमजोर पड़ रही हैं और सामने वाला उन पर दबाव बना रहा है, तो नीतीश कुमार अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लेते हैं। हमेशा नीतीश कुमार 2 नाव की सवारी करते हैं, जरूरत के हिसाब से इस पे और उस पे छलांग लगाते रहते हैं। इस बार तीसरी नाव भी उनके लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, अचानक से नितिन नवीन को सामने फ्रेम में लाना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है, जिसको गुजरात लॉबी कहा जाता है, अभी वर्तमान में तो गुजरात लॉबी ही कहा जाता है, बिल्कुल, और गुजरात लॉबी जो चाह रही है वही भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है, ये बातें भी कही जाती हैं। जबकि एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह भी कहा जाता है दीपक, कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो प्रखंड से उठ करके आया हो, पंचायत से उठ करके आया हो, वो भी किसी ऊंचे पद पे जा सकता है। अगर संजय सरावगी की बात करें और नितिन नवीन की बात करें तो दोनों की कहानी लगभग उसी तरह से है जी। नितिन नवीन भी जब आए थे तो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, या फिर वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं थे। एक परिस्थिति बनी जिसमें उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और उस दुखद घड़ी में इनको उनका जो राजपाट था, राजनीतिक विरासत थी, उसे संभालना पड़ता है जी। संजय सरावगी की बात करें तो इन्होंने तो अपने छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए छात्र विंग में जुड़े रहे, एबीवीपी, और वहां से लेकर के बीजेवाईएम के साथ भी जुड़े और मेन टीम में आए, मंत्री भी बनाए गए और 6 बार से जीत करके आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें देख करके इनके अनुभव के बारे में कहा जाता है कि ये अनुभवी भी हैं और पार्टी के स्ट्रक्चर को पहचानते भी हैं, और पूर्व बिहार मंत्री भी बिल्कुल। रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ती है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बहुत प्रयास करने के बाद भी अब तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। जी, 2015 में भी उसने देखा, इससे पहले भी वो 2014 में देख चुकी है कि नीतीश वाला वोट उसको नहीं जाता है। नीतीश का वोट नीतीश को ही जाता है, और वो वोट नीतीश के साथ ही इंटैक्ट है। महिलाओं का वोट हो या फिर नीतीश कुमार का लौकुश का वोट हो, और यही वो बेड़ी है जो भाजपा के पैरों में, दोनों पैर में अटकी हुई है। इससे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मारती है तो उसे नजर आते हैं गैर यादव ओबीसी और ईबीसी जी, जिसमें बंटवारा जो है समय समय पर होता है। कुछ हिस्सा लेकर के मुकेश सहनी निकल जाते हैं, कुछ हिस्सा लेकर के आईपी गुप्ता निकल जाते हैं, और शेष जो बचता है वो भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरजेडी कुछ हद तक एकदम बहुत नॉमिनल पॉइंट लेके आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में, भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी में ये हिसाब किताब है कि सवर्णों को तो अपने साथ रखना ही है। सवर्णों में भी किसी मजबूत जाति के लोगों को नहीं रख सकती है जी। अगर राजपूत को रखेगी तो उसके विधायकों की संख्या आप देख लीजिए, ब्राह्मणों को रखेगी तो भोकल है बहुत ज्यादा, और अगर भूमिहार को रखती है तो उनके साथ भी स्थिति है कि वो बहुत भोकल है, बिल्कुल बोल देते हैं, बातों को आगे से लीड करना चाहते हैं। लेकिन अगर कायस्थ को देगी तो उसका संख्या जो है 0.6% है, और नितिन नवीन उनको जो मिला है, उनको अभी जब तक वो समझेंगे कि उनको कितना बड़ा पावर मिला है, तब तक तो बहुत सारा खेल हो जाएगा। 2 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे 2029 में, लेकिन लोकसभा के चुनाव बंगाल चुनाव में नितिन नवीन की एक इफेक्ट रहेगी या नहीं? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि नितिन नवीन के इफेक्ट से ज्यादा गुजरात लॉबी के इफेक्ट की चिंता है। गुजरात लॉबी को यदि आरएसएस अपने गिरफ्त में ले ले या अपना कोई अध्यक्ष बना दे, तो ऐसी स्थिति में उनके जितने भी कार्य हैं, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर तो एक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल।
वहां आरएसएस या जो अध्यक्ष होगा, अगर भोकल अध्यक्ष होगा और पावरफुल अध्यक्ष होगा, तो वो अपने हिसाब से अपनी नीतियों को बनाएगा और अपनी अपने बातों हिसाब को से रख चलाएगा। सकेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं से नितिन नवीन कमजोर है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि बिहार से कोई भारतीय जनता पार्टी का इतना सक्षम है, पावरफुल पद मिला है। लेकिन उनको अपने पावर को ग्रैब करना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में पावर तो उनका दिखा जब उनके इंतजार में गृह मंत्री खड़े रहते हो, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो खड़े रहते हो, जेपी नड्डा थे, बाकी के गृह रक्षा मंत्री उनका वेट करते हो, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि उनके पावर को है, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को मायने रखती है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने खोए हुए जनाधार को वापस लेने के लिए, रिटेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को एक बार फिर से मौका दिया है दिलीप जायसवाल की जगह पर। बिल्कुल। इसके दो कारण है। पहला कारण 2024 के चुनाव से हम शुरू होते हैं। हालांकि 2019 में भी आप देख सकते हैं, तो 2019 में भी 5 लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें जीत करके आई थी और 2019 में 17 सीटों पर लड़ी थी। अपनी जीती हुई सीटें भी उसको छोड़नी पड़ी थी नीतीश कुमार के कारण। बिल्कुल। अपनी जीती हुई सीटें 5 सीटें नीतीश कुमार को उसने दिया था। तो ऐसी स्थिति में एक समझौता तो उसने 2019 में किया, दूसरा समझौता 2024 में उसे करना पड़ा। नीतीश कुमार जब 2022 में अलग हो गए थे और फिर वापसी किए, तो 17, 16 और 5 का फॉर्मूला तय हुआ था। 17, 16, 5 और 1-1 ये फॉर्मूला तय हुआ था 40 सीटों का लोकसभा में। इसमें फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोगों को बलि का बकरा बनना पड़ा जी। शिवहर में रमा देवी को, जो कि वैश्य समाज से ही आती थी जी, और दूसरा सीतामढ़ी में एक ही एरिया से, सटे हुए एरिया से 2 वैश्यों को बाहर किया गया था, सुनील कुमार पिंटू को, जिनका इंटरव्यू कुछ दिन पहले आपने लिया था। बिल्कुल। अब वो विधायक हैं, मंत्री भी उन्हें नहीं बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो ये 2024 में जो कुछ भी हुआ, एक समझौते के तहत इन लोगों का टिकट काटना पड़ा, तो ये दोनों वैश्य समाज से आते थे। उसको कंपनसेट करने के लिए पहला फैसला लिया गया धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा भेज करके, बिल्कुल उसी समाज से आती हैं। इस समाज में काफी नाराजगी थी, रमा देवी काफी नाराज थी, मैंने उनसे बात भी किया था। और सुनील पिंटू तो आपको पता ही है कि हर तरह से हाथ पांव मार रहे थे, कोशिश किया था उन्होंने कि वो आगे कुछ फैसले लेंगे, लेकिन फाइनली हुआ सबको पता है, उनको नहीं मिला टिकट। इसके बाद धर्मशिला गुप्ता से भी बात जब नहीं बनती है, तो दिलीप जायसवाल को आनंद फानंद में रातों रात फैसला लेकर के उनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाती है जी। और मजबूरन उनको चुनाव तक रखा जाता है, क्योंकि एक अध्यक्ष के रूप में उनके जो कार्यकाल है उसे बहुत स्वर्णिम नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जीत बहुत मार्वेलस हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, लेकिन उसमें उनकी भूमिका की बात अगर की जाए तो दिलीप जायसवाल की भूमिका उसमें बहुत कम रही। बिल्कुल। वो दब के रह गए हैं, वो भीतर ही भीतर अंडर रहे हैं और इसमें फैसला करने के लिए कई लोगों को, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को लाना पड़ा है, केशव प्रसाद मौर्य, बिल्कुल कई लोगों को लाना पड़ा है। और इसमें आगे बढ़ करके आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी बहुत मुखर रहे इस चुनाव में, तो ये भी बात थी। तो ऐसी स्थिति में ये जो वैश्य समाज है, इस समाज को अपने साथ रोक के रखने के लिए जरूरी था कि वैश्य समाज को जोड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है कोई खेल करे। जैसे 2022 की एक घटना मुझे याद आती है, जो भीतर ही भीतर हमारे तक खबर आई थी, सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जब सब कुछ ठीक ठाक था एनडीए गठबंधन में, तो बिहार के जो मंत्री थे नीतीश मंत्रिमंडल के, वो सारे, उसमें से कई लोग दिल्ली में थे। बिल्कुल। और एक हलचल शुरू हुई थी, हमने खबरों में ये बताना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो सकते हैं। उनको बहुत बुरा लगा है जब अमित शाह वहां हो मंच पे और जेपी नड्डा मंच पे हो और ये कहें कि छोटी पार्टियां या तो विलीन हो जाएगी या विलय कर जाएंगी, उनका भविष्य नहीं रह गया है। तो ये बातें नागवार गुजरी थी और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया था। जब हमने ये बात कही कि नीतीश कुमार, 8 तारीख की बात मैं बता रहा हूं, और 8 तारीख को ही जब पूछा गया बिहार के कई मंत्रियों से कि सब कुछ ठीक ठाक है बिहार में, तो कहा था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, नीतीश जी ठीक हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। और 9 तारीख को नीतीश कुमार जाकर के लालू प्रसाद से मिलते हैं, जाके अपना इस्तीफा सौंपते हैं 9 अगस्त को, और यहां से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं वैश्यों से अलग हो जाती है और वैश्य समाज नाराजगी की तरफ बढ़ जाता है। अब जबकि ये सारा सब कुछ दिया गया है, तो इसमें एक बात रखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिहार पर पूरा फोकस रखे और जो बिहार का नेतृत्व है, चाहे वो माध्यम नितिन नवीन हो या फिर संजय सरावगी,
ये दोनों ही डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो केंद्र के नेतृत्व को करें, केंद्रीय नेतृत्व को करें। जी इसके लिए आप देखिए कि प्रोटोकॉल ऐसा नहीं रहा है कि एक ही वर्ग से लगातार 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 5वीं बार ये ऐसा देखने को मिला है। पहले बार आपको अगर समझिए बात को, तो लगातार नित्यानंद राय पिछड़े समाज से आते थे। जब आपने देखा मंगल पांडे को जब छुट्टी मिली अध्यक्ष पद से, तो नित्यानंद राय के बाद संजय जायसवाल को लाया गया, संजय जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी आए, ये सभी पिछड़े वर्ग से आ रहे थे जी। इसके बाद दिलीप जायसवाल को लाया गया और फिर संजय सरावगी को, यानी 5 टर्म से लगातार 5 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इसी वर्ग से, पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं और गैर यादवों को ज्यादा प्राथमिकता देने की कोशिश की जा रही है, उनको अपने पक्ष में रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक साथ ये जो बदलाव देखने को मिला बाबा, तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर इन बदलाव से कोई फर्क पड़ता है? निश्चित रूप से मैं बार बार वही बात कह रहा हूं ना कि जब 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तो बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मंत्रियों को जो नीतीश कुमार के साथ बैठकर कैबिनेट में बैठते थे, उनको ये पता नहीं चला कि नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं। नीतीश कुमार इससे पहले 2013 में भी इसी तरह से किए थे कि मंत्री के रहते हुए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के भाजपा कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जी। अब जबकि ये बार बार कही जा रही है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये महसूस कर रहे हैं, नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि कहीं उनका कुर्सी मत छीन ले भाजपा। तो ये सभी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार अगर असहज हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व को अपना चौकस जो है प्रभाव रखना पड़ेगा और मजबूत करना और इसके लिए वो तैयारी कर रही है। अब ऐसे में वैश्य समाज को अपने पास रखना, अगर कोई परिस्थिति बनती है तो 2029 या और भी कोई परिस्थिति बनती है, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के नहीं रहते हुए भी ये 2.5% मतलब 2.5% के आसपास वैश्य समाज के लोग हैं, ये उनके साथ रहे। इस बार 16 उम्मीदवार बनाए गए थे और 16 जीत करके आए हैं जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समाज की, यानी कि इस समाज को रोक के रखने की जरूरत है और भाजपा के ये कोर वोटर भी कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको रोक के रखने की जरूरत भी है। दूसरी तरफ आपको पता है कि एक फॉरवर्ड केंद्र में बैठा हुआ है जो कि पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और एक फॉरवर्ड बिहार की सरकार में बैठा हुआ है जो कि उप मुख्यमंत्री है। दूसरा एक पिछड़ा बिहार का मुखिया है, तो दूसरा पिछड़ा जो है बिहार का उप मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, ये सभी समीकरण बना करके रखे गए हैं और इस समीकरण के हिसाब से आपको ये भी मालूम होगा कि मिथिलांचल को इस बार प्रतिनिधित्व कम मिला था मंत्रिमंडल में जी। 6 पहले हुआ करते थे जिसमें से 3 ही को मिला था, 50% लोगों को घटा दिया गया था। तो मिथिलांचल को कुछ विशेष देना था और वो विशेष या तो नीतीश मिश्रा हो सकते थे या फिर संजय सरावगी। बिल्कुल, नीतीश मिश्रा के नाम तो बिल्कुल चर्चा चल रही थी, हम लोगों में नहीं चलाया था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन चूंकि केंद्र में सवर्ण को दे दिया गया था तो दूसरा सवर्ण यहाँ देना उचित नहीं समझी भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रेटजी के तहत एक बार फिर से उसने पिछड़े वर्ग को ही ज्यादा प्राथमिकता देने की सोची। ऐसे में संजय सरावगी आए हैं और इनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। मिथिला के 46 सीटों में से 40 सीट जिताने वाले इस अति पिछड़ा समाज को इस बार मौका दिया गया है। इसमें हरीश सहनी का भी नाम आ रहा था, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन उन लोगों को अब मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दिया जाएगा यदि नीतीश कुमार खरवास के बाद, मैं शब्द जोड़ रहा हूं, यदि नीतीश कुमार खरवास के बाद एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें कई लोगों को जगह देगी और कई लोगों में ये नीतीश मिश्रा और बाकी के लोग भी हो सकते हैं। हालांकि एक बहुत चिंता की बात यह है कि अब तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाए हैं इसमें से 18वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया है संजय सरावगी ने। इसमें से शाहाबाद का क्षेत्र जो झोली भर भर करके इस बार वोट दिया है और भारी संख्या में उम्मीदवार जिता करके लाया है एनडीए गठबंधन के लिए, वहां प्रतिनिधित्व तो अभी भी कम नजर आ रहा है। बिल्कुल, हालांकि इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन शाहाबाद को भी उम्मीद थी कि इस बार उसे भी कोई बड़ा मिलेगा, लेकिन भोजपुरी भाषा भाषी वाले हैं भैया, आपको कौन पूछता 8वीं अनुसूची में आपको जब शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल, तो आप मैथिली के सामने, मिथिला के सामने कहाँ आप लोग टिकते हैं। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो दिखता है वो बिकता है। निश्चित रूप से मिथिलांचल के लोगों ने 46 में से 40 सीटें दी, आपने 22 में से अगर 19 दिया है तो आपको कौन पूछता है। चलिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी का हिस्सा है और एजेंडा का ये हिस्सा है। पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिख लिया है कि यदि नीतीश कुमार प्लान ए पे काम करते हैं तो ठीक है, बी पे काम करते हैं तो उसे क्या करना है, सी पे काम करते हैं तो उसे क्या करना है। और इसी का एक जो कहा जाता है उसी प्लान का हिस्सा
नितिन नवीन भी हैं और संजय सरावत भी। चलिए, कोई कितना भी कुछ कर ले, नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ही हैं। अब नीतीश कुमार कैसे खुद की कुर्सी बचाएंगे, ये नीतीश कुमार से बेहतर कौन ही जानता है। और नीतीश कुमार को बिहार के राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये आप भी भली भांति जानते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।